नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों हिंदू के हैं आज तो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू यूनिवर्सल हेल्थ केयर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, अच्छा आर्टिकल है ये भी, कस्टम्स और लॉ के बीच टकराव से संबंधित। कैसे बेचारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कस्टम और लॉ के बीच लड़ाई में फंस जाते हैं, उससे संबंधित यह आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से संबंधित। अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। कोट है आज का लाल बहादुर शास्त्री का, डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन आर द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन। इन्होंने ये कहा था कि देखो डिसिप्लिन और यूनाइटेड एक्शन ये हमारे देश की मजबूती के रियल सोर्स हैं। जब आपको देश की यूनिटी के बारे में कुछ लिखना हो ना, तब आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिवर्सल हेल्थ केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम ये आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप ना एक डेफिनेशन बता दीजिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की। क्या मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का? देखो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसके पास इवन पैसे नहीं है वो भी क्वालिटी हेल्थ केयर से वंचित ना रहे। पर्सन अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके। ये मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का। ये कहा जाता है कोई भी सोसाइटी अपने आप को देखो सिविलाइज्ड नहीं बोल सकती अगर उस सोसाइटी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए क्वालिटी हेल्थ केयर से वंचित रह जाते हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी सोसाइटी सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है। अब देखो, आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार हमारे देश में फ्री में तो इलाज प्रोवाइड करती है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, नाम मात्र के पैसे लगते हैं। इवन दिल्ली के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग, एम्स, इनमें भी कहाँ पैसे लगते हैं। लेकिन देखो, बात यह है ना, यहाँ पर इलाज भी आसानी से तो बहुत मुश्किल से मिलता है ना। अगर कोई ऑपरेशन करवाना हो, सर्जरी करवानी हो, आप देखिए एम्स में, सफदरजंग में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। 2-3 महीने बाद की डेट देता है डॉक्टर, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर उनके सामने एक रास्ता बचता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज इतना महंगा तो कुछ भी नहीं कर पाते। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज इसलिए नहीं करवा पाते, पैसे नहीं है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अब समझ गए आप डेफिनेशन यूनिवर्सल हेल्थ केयर की। कोई भी पर्सन, बेशक वो गरीब हो, वो क्वालिटी हेल्थ केयर से वंचित ना रहे। हर एक पर्सन क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके। अब देखो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंप्लीमेंट करने के लिए ना 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता हो सकता है पब्लिक सर्विस। अब ये तो देखो बेस्ट है, सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर दे, रोबस्ट बना दे कि हर कोई पर्सन सरकारी हॉस्पिटल्स में आके इलाज करवा सके बिना पैसों के। लेकिन सरकार वो कर नहीं रही है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है इंश्योरेंस। मतलब कोई भी गरीब पर्सन चला जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां पे इलाज करवा ले और पैसा दे दिया जाए उस गरीब पर्सन की तरफ से सरकार के द्वारा। अब आपके मन में आया होगा, हाँ ऐसी स्कीम है तो सही, आयुष्मान भारत स्कीम। हाँ, सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही सोचा। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें जो बीपीएल फैमिलीज है ना, उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है 1 साल में। 10 करोड़ फैमिलीज को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है और टोटल हो गए 50 करोड़ लोग। एवरेज मान के चलें कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 करोड़ फैमिलीज को लाभ मिला है, तो टोटल लोग कितने हुए? 50 करोड़। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहला क्या केस था? आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मजबूत बना दो, मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा हो, अच्छी मशीनें हों, क्वालिटी हेल्थ केयर मिले सरकारी हॉस्पिटल्स में। ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरा रास्ता यह है कि कोई आप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करो, सोशल इंश्योरेंस, जिसके थ्रू आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा सको। बट क्या आप इसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोलेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो रिस्ट्रिक्शन है। एक तो सिर्फ 10 करोड़ फैमिलीज के लिए ये स्कीम अवेलेबल है और दूसरा 5 लाख तक की लिमिट है। अब कई बार गंभीर बीमारी हो जाती है, लिमिट लगा दी सरकार ने, वो भी पूरी फैमिली पर 5 लाख तक की।
और वैसे आपको याद हो तो एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि आयुष्मान भारत स्कीम का इंप्लीमेंटेशन ना पुअर है। पुअर कैसे? प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करने से मना कर देते हैं। क्यों? उनका कहना है कि पहले हमने बहुत सारे आयुष्मान भारत स्कीम के बेनिफिशरीज का इलाज किया, लेकिन उनका बिल अभी तक सरकार की तरफ से कंपनसेट नहीं किया गया है, तो हम फर्दर बेनिफिशरीज का इलाज नहीं करेंगे जब तक हमको पहले वाला पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने धांधलेबाजी की, बेनिफिशरीज के साथ मिलकर बोल दिया हमने फर्जी इलाज किया है, तो सरकार से ले लिए 5-5 लाख करके, थोड़े बहुत 2-3 हज़ार 10-15 हज़ार दे दिए पेशेंट को जिनका बेनिफिशियरी कार्ड था, और बाकी रख दिए खुद। ऐसे ऐसे केस भी सामने आए। इसके बाद देखो, अगर हम दूसरे देशों के हेल्थ केयर सिस्टम पर नजर डालें ना, आप यूके का कंसिडर कीजिए। यूके में है नेशनल हेल्थ सर्विस, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है यूके का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है। यहां पे ना पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो जनरल टैक्सेशन से फंडेड है। मतलब सरकार जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है ना, उस रेवेन्यू से वो नेशनल हेल्थ सर्विस को फंड देती है, और नेशनल हेल्थ सर्विस क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है यूके के सभी रेजिडेंट्स को, मतलब फ्री है और अच्छी है सर्विस वहां पे, इंडिया की तरह नहीं है। यूके के अलावा कुछ दूसरे देश ऐसे हैं जहां पे देखो इंश्योरेंस सिस्टम है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। अब कहीं कहीं पर तो देखो एक ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर से टाई अप हो रखा है सरकार का कि आपको ही हम आपके साथ ही हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन बीमार होगा, सबका इंश्योरेंस हम एक साथ करवा रहे हैं, कोई भी बीमार होगा अब उसका पैसा आप दोगे, ऐसा सिस्टम है। अब कई जगह ऐसा भी है कि थोड़ी बहुत जो कॉस्ट है वो बेनिफिशरीज को भी देनी पड़ती है। जैसे सरकार ने सिटीजन का इंश्योरेंस करवा दिया 1000 रुपए का, 900 सरकार दे देगी और 100 बोलेगी सिटीजन को कि आप दे दीजिए, टोटल 1000 पूरे हो गए। लेकिन देखो इंडिया में गरीबी ज्यादा है। इंडिया में अगर हम ये लिमिट लगाएंगे ना कि कम से कम 10% भी इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो गरीब पर्सन दे, तो बहुत से जो लोग हैं ना वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दूसरा, हम सब कुछ इंश्योरेंस पे भी नहीं छोड़ सकते। जैसे देखो, मान लीजिए पब्लिक हॉस्पिटल्स अभी जो थोड़े बहुत ही हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर वही बात आ जाएगी जो अभी आयुष्मान भारत स्कीम में हो रहा है। नेक्सस देखने को मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सिटीजन्स के बीच में। इवन छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो लोग हैं वो महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में जाने लगेंगे, और हॉस्पिटल्स का तो बेनिफिट ही है एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स का कि लोग हमारे पास आए, हम ज़्यादा पैसा क्लेम कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जो अभी प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसे तो सरकार मजबूत करे पूरी तरह से। प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा ये होता है, एक तो डिजीज का शुरुआती दिनों में ही डिटेक्शन हो जाता है, और प्रिवेंटिव कंपोनेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है अगर प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मतलब डिजीज को अवॉइड किया जा सकता है अवेयरनेस फैला के लोकल लेवल पर। अब लास्ट में आर्टिकल में राइटर जो है चीजों को समराइज करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में आगे कैसे बढ़ सकता है। अभी देखो सही समय है यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल को अपनाने का, क्योंकि थाईलैंड, यूके, इन देशों ने जब यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अपनाया था ना, तो उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया जितनी थी। तो अब इंडिया को भी अपना लेना चाहिए। कैसे अपनाए इंडिया? इंडिया होप्स मॉडल को अपना सकता है। होप्स का पूरा नाम है हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस। इसमें क्या होगा, जैसे देखो आज के समय में केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य में होता है, किसी भी सिटीजन को कोई भी बीमारी हो, वो पब्लिक सेक्टर में यानी पब्लिक हॉस्पिटल्स में कम से कम संतुष्टिजनक इलाज करवा सकता है, और थोड़ी बहुत कॉस्ट देकर। प्राइवेट सेक्टर भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है केरला में, तमिलनाडु में। तो यही मॉडल पूरे देश में अपना लिया जाए। केरला और तमिलनाडु में जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है ना, वैसे ही मजबूत किया जाए दूसरे राज्यों में भी। लेकिन अगर कोई अमीर पर्सन है, वो प्राइवेट में इलाज करवाना चाहता है, तो उसे ऑप्शन दिया जाए कि आप प्राइवेट में भी करवा लो, आपकी मर्जी है। तो ये हो सकता है कि हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस, जैसा केरला, तमिलनाडु में है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में कम से कम संतुष्टिजनक इलाज तो जरूर हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके करवाना चाहता है तो करवा ले, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा अच्छे से रेगुलेट कर लिया जाए ताकि वो अपनी मनमानी ना करें। देखो दो तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक फॉर प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट जैसे संस्था वाले,
फॉर प्रॉफिट जो होते हैं ना, वो एक बड़े डायलेमा को फेस करते हैं। प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाए या फिर पेशेंट की वेलबींग पे ध्यान दिया जाए, बहुत बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस सामने आती हैं। जैसे पता है डॉक्टर्स को पेशेंट के बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, आईसीयू में रखा जाता है कई दिन तक ताकि हॉस्पिटल का बिल इंक्रीज कर सके। ये देखो हाईली अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, और कम से कम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हर सिटीजन संतुष्टिजनक इलाज जरूर करवा सके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कस्टम्स वर्सेस लॉ के बीच टकराव से संबंधित है। कस्टम्स और लॉ के बीच टकराव, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये तो देखो एथिक्स का भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है। एथिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, एथिक्स वर्सेस लॉज, लॉज वर्सेस मोरल्स। बात करें आर्टिकल की, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखो। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो एक्ट जो है 2012 में आया था, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। एक्ट में एक प्रोविजन ये है, अगर देखो हॉस्पिटल्स में कोई लड़की जिसकी एज 18 से कम है वो डिलीवरी के लिए अगर आती है तो उस हॉस्पिटल को नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करना होता है। समझ गए? किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसी युवती डिलीवरी के लिए आई है जिसकी एज 18 साल से कम है तो उस हॉस्पिटल को उसी समय पुलिस स्टेशन को बताना होता है कि ये लड़की हमारे पास आई है डिलीवरी के लिए, एज 18 से कम है। तो ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अथॉरिटीज एफआईआर दर्ज करती हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल अगर लेमैन टर्म्स में बोलूं तो ये जो एक्ट है ना, एक्ट का ये प्रोविजन पनिश करता है उन मेल्स को जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश किया है गर्ल्स के साथ जिनकी एज 18 साल से कम है। ये प्रोविजन सुन के देखो आपके मन में ये आया होगा, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रोविजन किए जाते हैं तो क्या गलत है। अब आप सुनिए, देखो बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना वो ऐसी हैं जहां पर जल्दी मैरिज हो जाती है। उनके कस्टम्स इस प्रकार से हैं जैसे ही लड़की ने पबर्टी एज अचीव की शादी कर दी जाती है, और बच्चा जब पैदा होता है वो भी छोटी उम्र में ही पैदा हो जाता है जब लड़की की एज 15, 16, 17, 18 ये होती है। दिक्कत पता क्या है, जो ये ट्राइबल लोग हैं ना उनको कानून की जानकारी ही नहीं होती। मतलब ऐसा भी कोई कानून है। अब होता क्या है, अब पहले तो देखो ट्राइबल जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स का लाभ भी नहीं उठाते थे, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते थे, दाई वगैरह है वो बच्चे का जन्म करवा दिया करती थी। लेकिन अब ट्राइबल लोग धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में भी जाने लगे हैं डिलीवरी के समय, तो उन्हें पता नहीं होता। कस्टम्स ये बोलते हैं शादी जल्दी कर दी जाए, शादी जल्दी हो गई, और जब लड़की पहुंची डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में, कानून के तहत हॉस्पिटल ने बता दिया पुलिस स्टेशन को, और पुलिस स्टेशन ने क्या किया, लड़की के हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जैसा कि कानून में प्रोविजन है कि वो मेल पर्सन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अब सोच के देखिए, वो हस्बैंड जिसकी छोटी उम्र में शादी हो गई उसको कानून के बारे में नहीं पता, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारा समाज, सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि अभी तक अवेयरनेस ही नहीं आई। उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, जेल में है वो, उसे पता ही नहीं जेल में मुझे क्यों डाला गया है अभी तक। मतलब गिरफ्तार होने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रही है चीजें कि मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि उसने शादी अपने कस्टम के अकॉर्डिंग की। सदियों से उस ट्राइबल कम्युनिटी में शादी जल्दी ही होती आ रही है, उनका कल्चर ही ऐसे है। कई बार पूरा परिवार ये सोचने लगता है कि नए बच्चे का जो जन्म हुआ है वो हमारे लिए बैड लक है, इसी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चे को कई बार छोड़ दिया जाता है, कई बार तलाक हो जाता है, मैरिटल डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं इस चीज के कारण। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश में ना गैलोंग्स कम्युनिटी के लोग हैं, इनके द्वारा पोलिएंड्री को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते हैं। तो कई बार परिवार में जो भाई भाई है ना आपस में एक ही महिला से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अलग अलग शादी करेंगे तो ब्राइड को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट देखो ये इलीगल हो जाता है, और बहुत बार तो उन्हें इस कानून का पता ही नहीं होता। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो हमारे देश में जो कोडिफाइड हिंदू लॉज है ना वो हिंदुओं के कस्टम्स का स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है। मतलब हिंदुओं के जो कस्टम्स थे ना उनको लॉ में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उसके बेस पे
हिंदू पर्सनल लॉज बने हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1956 हैं। बट देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, वो कहने को हिंदू हैं लेकिन उनके कस्टम्स अलग हैं, उनके रहने के तौर तरीके अलग हैं, अलग प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते हैं। एडल्ट्री, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल हैं। बट देखो ये सब चीज़ें हमेशा से इन ट्राइबल लोगों के लिए कॉमन रही हैं। आप एक और एग्जांपल देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि अगर देखो लड़का लड़की की शादी, एज अभी तो इंक्रीज हुई नहीं है, अभी तो वो बिल पेंडिंग है कि लड़की की जो मैरिज एज है उसे इंक्रीज करके 21 कर दिया जाए। तो फिलहाल के प्रोविजन के अनुसार अगर लड़का 21 से कम साल का है और लड़की 18 से कम साल की है और शादी कर लेते हैं, तो इनकी जो शादी है वो वॉइड हो जाएगी तब तक जब तक कि वो लीगल एज अचीव नहीं करते। और देखो वो हस्बैंड्स जिनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करती है ना पोक्सो एक्ट के तहत कि उन्होंने 18 साल से कम लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, बाद में ना वो बरी भी हो जाते हैं सबूतों के अभाव में, लेकिन लाइफ तो खराब हो जाती है ना। कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक वो जेल में रहे, मैरिटल डिस्प्यूट आ गया, तो क्वेश्चन उठता है कि फायदा क्या है जब इन सब चीज़ों का। फिर या तो आप अवेयरनेस फैलाओ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है। केरला में ना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक छोटी फिल्म बनाई और दिखाई लोकल पनिया लैंग्वेज में लोगों को एजुकेट करने के लिए पोक्सो एक्ट के बारे में, जहां पे इस एक्ट से संबंधित 250 केसेस सामने आए। जब तक आप अवेयर नहीं करोगे ना तब तक तो देखो ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी और ट्राइबल लोगों को अपने कस्टम्स के लिए भुगतना पड़ेगा। मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, वो कस्टम्स जो वो सदियों से फॉलो करते आए हैं, उनको अभी के कानून की जानकारी नहीं है। ऐसा कानून जो अभी बना है 10 साल पहले, जबकि उनका कस्टम सदियों से चला आ रहा है, 500-600 सालों से, तो फिर भी उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है अपने कस्टम्स के कारण, जो कि गलत है। तो एथिक्स में लॉ वर्सेस कस्टम्स से संबंधित कुछ लिखना हो ना, तब आप ये सब चीजें लिख सकते हो। यहां पे देखो एक बात ये भी बोली जाती है, वैसे कानून ना हमारे देश में ऐसा होना चाहिए जो देश की डाइवर्सिटी का ख्याल रखे। देश में न जाने कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने कल्चर्स, कितने धर्म फॉलो किए जाते हैं, तो कानून जब बने ना वो देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बने, देश के अलग अलग कम्युनिटीज के कस्टम्स और कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए बने। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने देखा होगा कि आजकल ना छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं। प्ले स्कूल्स मतलब वो स्कूल्स जो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं स्कूल जाने के लिए और खेल खेल में बच्चों को सिखा देते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब अमीर जो लोग हैं वो तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेज सकते हैं, प्ले स्कूल्स की फीस भी अच्छी खासी होती है, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे क्या करें, वो फिर अपने बच्चों को भेज सकते हैं आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी की जो सुविधा है ना वो देखो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आती है। आईसीडीएस स्कीम में ना 6 सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन यानी टीका वगैरह, हेल्थ चेकअप और सबसे लास्ट में रेफरल सर्विसेज। लेकिन हमारा फोकस इस आर्टिकल में है प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर। यह आईसीडीएस का ही पार्ट है। आंगनवाड़ी में सरकार ने प्रोविजन किया है कि बच्चों को शुरुआती एजुकेशन दी जाए। नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क 2013 में यह मैंडेटरी किया गया था कि देश के सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स और प्री स्कूल्स में प्ले वे करिकुलम होना चाहिए, मतलब खेल खेल में बच्चे सीख सकें, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, खेलते खेलते बच्चे गिनती सीख जाएं, ABCD सीख जाएं और दूसरी चीजें सीख जाएं, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो दिक्कत ये है, कहने को तो अच्छा है आंगनवाड़ी का कंसेप्ट, बट आपको भी पता है कि आंगनवाड़ी में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती नहीं है। स्टाफ या तो कम होता है बहुत ज़्यादा, और होता है तो वो इतना सक्षम नहीं होता। हाल ही में बजट में सरकार ने प्रोविजन किया था कि हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को हाईटेक बनाएंगे, बट इंप्लीमेंटेशन की दिशा में अभी कुछ खास हुआ नहीं है। अभी सरकार ने सिर्फ प्लान किया है।
देखो, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है ना, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्कूल से पहले बच्चा जब थोड़ा बहुत सीख के जाता है ना, स्कूल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, पहले से वो प्रिपेयर होके जाता है। अदरवाइज तो फिर जो AACR एजेंसी है सर्वे कंडक्ट करती है, 8 साल का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता, 5वीं क्लास के मैथ के जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाता, ऐसी सब दिक्कतें आती हैं। यानी लर्निंग आउटकम हमारे देश में बहुत कम हो जाती है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस पे आप नजर डाल लीजिए। एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्पेस, इतना स्पेस नहीं होता कि बच्चों को खेल खिलाया जा सके। एक ही कमरे में आंगनवाड़ी होता है, सिर्फ बैठने की सुविधा भी मुश्किल से मिल पाती है। लैक ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल, ऐसे ऐसे गेम्स भी तो होना जरूरी है ना, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे गेम आंगनवाड़ी में अवेलेबल होंगे तभी तो बच्चे सीख सकेंगे। पैसा सरकार देती नहीं है, तो कहाँ से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ये खरीद के लाएं। सरकार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काफ़ी कम इन्वेस्ट करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अभाव देखने को मिलता है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स की सिचुएशन भी ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं कहीं राज्यों में सिचुएशन अच्छी भी है, और कहीं तो देखो एक राज्य में भी कुछ जिलों में अच्छी है, कुछ जिलों में खराब है। इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में ना ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है देश को आगे ले जाने का, क्योंकि देखो बच्चे अगर प्ले स्कूल्स में अच्छा टाइम बिताएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स में अच्छा टाइम बिताएंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा। न्यूट्रिशनली तो फायदा होगा ही, लेकिन वो स्कूल एजुकेशन के लिए पहले से तैयार हैं। तो आगे जो चुनौती आती है, लर्निंग आउटकम बहुत कम होता है, उस चुनौती को एड्रेस किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान तो देखो सिचुएशन और भी खराब हो गई। सरकार ने तो बोल दिया कि आप ऑनलाइन आ जाइए, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो भी उन्होंने ऑनलाइन आने की कोशिश की। लेकिन जैसे एक आंगनवाड़ी वर्कर है पंजाब में, परमजीत, ये बताती हैं कि देखो ऑनलाइन ना हम व्हाट्सएप से सभी पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाते। बहुत बार जो पेरेंट्स होते हैं वो काम पे होते हैं, उनका स्मार्टफोन भी काम पे होता है, तो बच्चों को ट्रैक नहीं कर पाते। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, जो ये आंगनवाड़ी मॉडल है ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर प्रोवाइड करने का, ये तो अच्छे से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया है। अब सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, अगर सरकार हाईटेक बना रही है ना, तो बाकी जो चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करे। अच्छा करिकुलम होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना जरूरी है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।